नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है सीस्मिक वेव्स अर्थात भूकंपीय तरंगे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भूकंप को बड़े विस्तार से पढ़ा था। भूकंप क्या होते हैं, किस प्रकार उनका मापन किया जाता है, किस प्रकार वो मेजर किए जाते हैं, मर्कली स्केल, रिक्टर स्केल और किस किस स्केल के जो है भूकंपों को क्या क्या कहते हैं, उनमें क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, उनके आने के कारण क्या है, उनके आने का प्रभाव क्या पड़ता है और जो है उनके टाइप्स कितने प्रकार के भूकंप होते हैं। इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम जो उनकी वेव्स है, हमने बात किया था कि जो भूकंप आते हैं वो फोकस से शुरू होते हैं और वहां से जो एनर्जी की वेव्स है वो ऊपर पॉइंट ऑफ फोकस अर्थात इपी सेंटर की ओर बढ़ती है और इपी सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। हालांकि प्रभाव वो जो वेव्स है वो चारों दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इपी सेंटर पे पड़ता है। और हमने ये भी बात किया था कि वो वेव्स के फॉर्म में चलती है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीस्मिक वेव्स। ये क्या होती है, एनर्जी की वेव्स होती हैं। तो आज हम उन्हीं सीस्मिक वेव्स को डिटेल से पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कहां कहां पर कैसे कैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। भारत में जो सीस्मिक जोन है, जो भूकंपीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो ये वेव्स होती हैं वो कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स को, मकान जो होते हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, उनको कैसे गिरा देती हैं, इसके बारे में चित्र के माध्यम से इसको पूरा समझेंगे। तो इससे पहले कि हम भूकंपीय तरंगों को जो है पढ़ना शुरू करें, उसका वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हम पूरी ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी की और साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में इस समय हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स हो चुके हैं और आज हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक होगा वो होगा ईस्टर्न जो प्लेटू। तो जो उसके अलावा हम करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को आपके सामने एक एक टॉपिक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बड़े टॉपिक हमको एक दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है सीस्मिक वेव्स अर्थात भूकंपीय तरंगे। मैं हिंदी में इसलिए कुछ जो शब्द अंग्रेजी के होते हैं उनको बोलता रहता हूं। इनको कहते हैं भूकंपीय तरंगे। ये जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। अर्थात जो पृथ्वी की बॉडी में चलती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। और जो पृथ्वी की सतह पर चलती हैं उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं या सतही तरंगे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी वेव्स को। जो ये बॉडी वेव्स होती हैं, वेव्स व्हिच आर जनरेटेड एट फोकस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये अंतर्जात बल हो गया जो अंदर से आ रहा है। मूव्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। बॉडी वेव का तात्पर्य है कि वे तरंगे जो कि फोकस, जो भूकंप का फोकस है, या जिसे हम कहेंगे हाइपोसेंटर, वो हाइपोसेंटर से उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि वहां पर बड़ी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई और वो पृथ्वी की सतह की ओर दौड़ती है बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ। इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स कहते हैं। और जो हमारी बॉडी वेव्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक है पी वेव्स और एक है एस वेव्स। पी वेव्स का तात्पर्य है प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हिंदी में कहेंगे प्राथमिक तरंगे और जो सेकेंडरी वेव्स हैं इनको कहेंगे द्वितीयक तरंगे। इनको प्राथमिक और द्वितीयक क्यों कहते हैं, इसको अब आगे देखते हैं। P waves also called as primary waves। इनके शॉर्ट वेव्स होती हैं, जो इनकी वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो वेवलेंथ शॉर्ट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ये बहुत तेजी से ट्रेवल करती हैं।
मूव्स फास्टर देन एस वेव्स। यही मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे उसमें बढ़ती है आगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है सेकेंडरी वेव्स की तुलना में। इसलिए जो एपी सेंटर पे जो सबसे पहले वेव्स पहुंचती हैं वो प्राइमरी वेव्स पहुंचती हैं और पहले पहुंचने के कारण ही इनको प्राइमरी वेव्स अथवा प्राथमिक तरंगे कहा गया है। ये किस प्रकार की तरंगे होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जैसे कि हमारी साउंड वेव्स होती हैं। चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स की तरह, इसलिए इनकी खासियत होती है कि ये गैस और तरल और ठोस तरल गैस तीनों ही प्रकार की अवस्थाओं में ट्रेवल कर सकती है। अर्थात जो पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड, सभी में जो है ये प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है। हाँ, अंतर ये पड़ जाता है कि जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड लेयर है हमारी, उनमें ये तेजी से चलती है और जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में है लेयर्स, उनमें इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड लेयर्स में तेजी से चलती हैं या सेमी सॉलिड में, तो आप बता देंगे सॉलिड लेयर्स में। और जो प्री वेव्स हैं ये आगे जो हमारी तरंगों की डायरेक्शन होती है आगे बढ़ने की, तो उसकी पैरेलल प्रोपोगेट करते हैं। अब आप समझिए, यहां से हमारा जो है एनर्जी रिलीज हुई और ये ऐसे ऐसे बढ़ती है, आप समझ रहे होंगे, आगे की ओर। इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो जो पृथ्वी का सरफेस है ये आगे की ओर प्रेशर डालती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, वो अपने आगे आने वाली जितनी भी चट्टानें होंगी, चाहे वो लिथोस्फीयर की हो चाहे उसके पहले की हो, वो सभी पे प्रेशर डालती हैं। ये होती है खासियत प्राथमिक वेव्स की। इनमें इंटेंसिटी ज्यादा होती है और ये आगे की ओर प्रेशर डालते हुए चलती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से चलती हैं। अब हम दूसरी देखते हैं सेकेंडरी वेव्स, जिनको कि हिंदी में हमने कहा है द्वितीयक वेव। These waves are transverse waves and can travel only through solid layers. ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं और ये केवल सॉलिड जो ठोस परतें हैं केवल उन्हीं में ट्रेवल करती हैं। जब हम आपको भूकंप वाला जो है लेक्चर दे रहे थे, उस समय हमने बताया था कि जो पृथ्वी की जो परतें हैं, ये भूकंप के माध्यम से ही वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे समझने में मदद मिली। तो वो पॉइंट यहां से क्लियर होता है कि जब हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमको प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों वेव्स मिलती हैं, कुछ जगहों पर केवल प्राथमिक वेव्स मिलती हैं और कुछ जगहों पे जो है हमें कोई वेव्स नहीं मिलती हैं। इसलिए साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि जहां पर प्राथमिक और सेकेंडरी वेव्स दोनों मिल रही हैं वो सॉलिड पोर्शन होगा, और जहां पे हमको केवल प्राथमिक वेव्स मिल रही हैं वहां पे जो है सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों प्रकार की लेयर को पार करके वो जा रही है। तो इसी प्रकार जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी वेव्स का कि वो केवल सॉलिड जो है लेयर्स को पार कर पाती है, इसी से साइंटिस्टों ने पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसका अनुमान लगाया। और जो इनके आगे बढ़ने की जो तरीका है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में लेयर बढ़ रही होती है, ये जो हमारी तरंगे बढ़ रही होती हैं, ये उसके परपेंडिकुलर आगे बढ़ती है, अर्थात 90 डिग्री पर ऊपर नीचे होती रहती है। और ये चूंकि इनकी स्पीड कम होती है, इसलिए ये प्राथमिक वेव्स के बाद में ये सेकेंडरी वेव्स एपिसेंटर पे पहुंचती हैं। अब आइए देख ले एक बार ये प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स तीनों माध्यम में ट्रेवल करती है, सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड जो लेयर्स हैं उनमें ट्रेवल करती है। प्राथमिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचती है, और सेकेंडरी वेव्स जो है उसके बाद में पहुंचती है। प्राथमिक वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और सेकेंडरी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है। ये हमने दोनों के बीच में अंतर आपको बता दिया। अभी हम चित्र में व्यू से देखते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि बॉडी वेव्स के अलावा एक सरफेस वेव्स भी होती हैं। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी वेव्स अर्थात पी और एस
तेजी के साथ सरफेस की ओर बढ़ती है तो वो जाके वहां पर जो धरती के नीचे जो रॉक्स पड़ी हुई हैं, चट्टानें पड़ी हुई हैं, उनसे जाके टकराती हैं। तो उस टक्कर के कारण एक नई प्रकार की तरंगों का जन्म होता है जो सरफेस के चूंकि बहुत नजदीक होती है, इसलिए वो केवल सरफेस पे ही ट्रेवल करती है और इसलिए उनको हमने नाम दिया सरफेस वेव्स। अब आप समझ गए होंगे कि बॉडी वेव्स वो हैं जो धरती के काफी अंदर से ट्रेवल होकर ऊपर तक आती हैं, और सरफेस वेव्स वो हैं जिनका जन्म सरफेस के पास होता है और वो धरती की सतह पर ही ट्रेवल करती हैं, इसलिए उन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। और जो सरफेस वेव्स हैं ये एपिसेंटर पे सबसे अंत में पहुंचती हैं और सीस्मोग्राफ में बिल्कुल आखिरी में जो रिकॉर्ड हो रही होती है वो सरफेस वेव्स से रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और ये भी जो है सेकेंडरी वेव्स की तरह अपने प्रोपगेशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही चल रही होती हैं, बिल्कुल जैसे सेकेंडरी वेव्स होती हैं वैसे ही। और ये जो जितनी भी ये तीन तरह की वेव्स हमने आपको बताई, वास्तव में दो प्रकार की वेव्स थी। जो पहली वाली वेव्स थी उनके दो उनके प्रकार थे। ऐसे ही जो ये हमारी जो सरफेस वेव्स हैं इनके भी दो तरीके हैं। पहले जो प्रकार है उनको कहते हैं लव वेव्स, शॉर्ट फॉर्म में एल वेव्स कहते हैं, और दूसरी है रेले वेव्स, इनको कहते हैं आर वेव्स। तो हमारी बॉडी वेव्स के दो प्रकार हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, और जो हमारे सरफेस वेव्स हैं इनके भी दो प्रकार हैं, एल वेव्स और आर वेव्स। और जो धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इन्हीं सरफेस वेव्स के कारण होता है। हालांकि इनकी इंटेंसिटी और इनमें ऊर्जा उतनी नहीं होती है जितनी प्राथमिक तरंगों में होती है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा इनसे होता है। और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर कोलैप्स करते हैं, मकान या हाई राइज बिल्डिंग्स या पुल, ये सब जो गिरते हैं ये इन्हीं सरफेस वेव्स के कारण गिरते हैं। इसीलिए इन्हें मोस्ट डैमेजिंग वेव्स ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि अर्थक्वेक के दौरान सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किस प्रकार की वेव से होता है, तो वो सरफेस वेव से होता है। इनकी जो वेवलेंथ है वो लो वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी भी लो है, इसलिए ये स्लोली ट्रेवल करती है। हमने आपको क्या बताया था कि जो प्राथमिक वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए वो तेजी से ट्रेवल करती है, और वहीं पर जो सरफेस वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए ये धीरे धीरे ट्रेवल करती हैं। अब आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो हमारी ये जो वेव्स हैं ये जब पृथ्वी की सतह पे आती हैं तो ये कैसे डैमेज करती हैं। मान लीजिए ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है और ये हमारा फोकस है। यहां से हमारी तरंगे चलनी शुरू हुई, एनर्जी निकली और इसने इसको धक्का दिया ऊपर सरफेस पे। यहां पे हमारा एपिसेंटर है इस बिल्डिंग के नीचे। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारी बिल्डिंग है ये फोकस है और ये बिल्डिंग अपनी जगह से ऊपर उठ जाती है, अर्थात कुछ सेकंड्स के लिए ये बिल्डिंग सतह से ऊपर उठ जाती है। आप समझ सकते हैं कि जब ये जो तरंगों के डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है तो ये यहाँ पे बड़ी तेजी से प्रेशर डालती है, प्रेशर के कारण हमारी बिल्डिंग ऊपर उठ गई और अगले ही क्षण ये वापस नीचे आ गई, बैठ गई। लेकिन इसका जो सरफेस से कांटेक्ट था, जो पकड़े हुए थे सरफेस को, वो छूट गया। इसके बाद क्या होगा कि हमारी फोकस से जो है अब हमारी एस वेव्स चलेंगी। तो ये जो चलेंगी वो ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स वेव्स चलेंगी। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इस जगह के बजाय खिसक के अलग रख जाएगी, जो अपनी नींव से अलग हट जाएगी। अगले चरण में क्या होगा कि ये यहां पर है और ये हमारी सरफेस वेव्स चलेंगी, और चूंकि ये नीचे से इसने अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया है सरफेस से, इसलिए ये बिल्डिंग ट्रम्बल कर जाएगी और गिर जाएगी। तो आपने देखा कि पहले जब प्राइमरी वेव चली तो उन्होंने धक्का देकर बिल्डिंग को तो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उछाल दिया, जिससे कि इसने सरफेस से अपना संपर्क छोड़ दिया। उसके बाद जब हमारी सेकेंडरी वेव चली तो इसने जो नींव पे जहां पर ये बिल्डिंग खड़ी थी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कुछ माइक्रोमीटर, मतलब जो अपनी जगह से हटा दिया उसे।
उसके बाद अब चूंकि ये नीचे से जगह छोड़ चुकी है, अपनी जगह पे भी नहीं है, और जब अपनी जगह पे नहीं होगी तो स्वाभाविक है उसका बैलेंस उतना बेहतर नहीं होगा। और उसके बाद जब ये हमारी सरफेस वेव्स चलेंगी तो ये चूंकि ऊपर नीचे चल रही है लहराते हुए, तो उस अब यहाँ पर बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है तो ये गिर जाएगी। अब आप समझ चुके होंगे कि प्राथमिक वेव्स का क्या रोल है, सेकेंडरी वेव्स का क्या रोल है और सरफेस वेव्स का क्या रोल है। अब आइए जो एक नया कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं कि हमारा जो मान लीजिए यहाँ पे हमारा इपी सेंटर है इस जगह पे, जहां पे ये हमने पीले रंग से निशान बनाया है, ये मान लीजिए, और यहां पर हमारा कहीं फोकस है। अब जब यहां पे अगर कुछ यहां से एनर्जी उठी तो सबसे पहले वो इपी सेंटर पे जाके हिट करेगी। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करती हैं, और हमारा जो कोर है उसे हमने दो भागों में बांटा था, एक आउटर कोर, अपर कोर, और दूसरा था इनर कोर, अर्थात इनर कोर और आउटर कोर। और आउटर कोर हमारा कैसा है, सेमी सॉलिड। तो जो सेकेंडरी वेव्स चारों तरफ चलेंगी वो जहां तक ये होगा हमारा मेंटल, वहां तक तो वो पहुंच जाएंगी धरती की सतह तक, लेकिन जैसे हमारा कोर शुरू होगा तो वो कोर में इंटर नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं और ये जो केवल सॉलिड में ही चल पाती हैं। तो ये पोर्शन बना यहां से यहां तक का, यहां पर पृथ्वी में चारों ओर जो ये पोर्शन होगा, इस पोर्शन में सेकेंडरी वेव्स महसूस नहीं की जाएंगी, केवल प्राथमिक वेव्स महसूस की जाएगी। उसके बारे में भी अभी हम आ रहे हैं। तो जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल अपने फोकस से 102, 103, 105, कहीं पर 103 लिखा मिलेगा, कहीं 105 डिग्री लिखा मिलेगा, केवल उस एंगल तक ही जो है ये सेकेंडरी वेव्स को महसूस किया जा सकता है। अपने फोकस के दोनों तरफ 103 से 105 डिग्री तक ही महसूस किया जा सकता है, और जो 105 डिग्री के बियॉन्ड रीजन होगा उसके बाद का एंगल होगा वहां पर ये महसूस नहीं की जाएंगी। 90 डिग्री तो ये हो गया सीधे, और ये हो गया थोड़ा सा 105 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया। तो जो यहां से यहां तक का पोर्शन है वो सेकेंडरी वेव्स के लिए शैडो जोन होगा। अब अगर यहां पे भूकंप आता है, मान लीजिए यहां पे भूकंप आया, तो इसके लिए ये हो जाएगा, यहां पे सेकेंडरी वेव्स महसूस की जाएंगी, और जो ये पोर्शन होगा ये शैडो जोन बन जाएगा सेकेंडरी वेव्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसमें इंटर नहीं कर पा रही है कोर रीजन में, क्योंकि जो पहली लेयर है वो हमारी सॉलिड नहीं है, जो अपर लेयर है। इसलिए जो 105 डिग्री दोनों तरफ से लेकर के जो उसके बाद का पोर्शन है वो सेकेंडरी वेव्स के लिए शैडो जोन कहलाता है। अब आइए प्राथमिक वेव्स को देखते हैं। जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं, जो कि यहां से ये फोकस है और ये हमारा इपी सेंटर है। अब जब ये चारों तरफ चली तो ये 103 डिग्री तक या 105 डिग्री तक, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, दोनों सही है, तक पूरी स्पीड से, एक समान स्पीड से ये चलेंगी यहां 103 डिग्री तक, जो प्राथमिक वेव्स है। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पार कर सकती हैं, इसलिए ये कोर में इंटर कर जाएंगी। कोर में इंटर तो कर जाएंगी, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर इनकी गति कम हो जाएगी, तो एक टाइम लैग आ जाएगा, और ये कुछ समय के बाद जो है ये यहाँ पे पी वेव्स पहुंचेंगी धरती के दूसरी तरफ, और जहां पे इनका जहां पूरी स्पीड से आ रही थी 103 डिग्री, और जहां पे स्लो स्पीड से आ रही थी 142 डिग्री, इसके बीच का जो पोर्शन होगा दोनों तरफ, ये पी वेव्स का शैडो जोन बन जाएगा, अर्थात यहां पर पी वेव्स रिसीव नहीं होंगी। आप समझ चुके होंगे कि 103 डिग्री
और 145 डिग्री या 105 डिग्री और 142 डिग्री के बीच का जो पोर्शन है वो पी वेव्स का साइडोजोन होगा। अब अगर पूछें कि पी वेव्स का साइडोजोन कहाँ है, तो 105 से 142 डिग्री के एंगल के बीच में है। और इस सेकेंडरी वेव्स का साइडोजोन कहाँ है, तो 105 डिग्री के बियॉन्ड जितना भी एरिया होगा वो सेकेंडरी वेव्स का साइडोजोन होगा। अब एक एरिया ये भी देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा 142 डिग्री है, तो जो 103 से 142 डिग्री के बीच का एरिया है ये P और S दोनों प्रकार की वेव्स के लिए साइडोजोन बन जाएगा। ना तो यहाँ पर P वेव्स पहुंचेंगी और ना तो S वेव्स पहुंचेंगी। तो हमने पहले इसमें सेकेंडरी वेव्स का साइडोजोन देखा, फिर हमने प्राइमरी जो तरंगे हैं उनका साइडोजोन देखा, उसके बाद हमने इस पोर्शन को देखा जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की तरंगों के लिए साइडोजोन है। ये साइडोजोन स्थिर नहीं होता, ये निर्भर करेगा कि किस जगह पे फोकस है। वहां से 105 डिग्री पे जो है वहां से साइडोजोन शुरू होता है। जो सेकेंडरी वेव्स होगा वो पूरा हो जाएगा, प्राथमिक वेव का एक छोटी पट्टी के रूप में होगा। और आइए अब देखते हैं जो अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया उसी को फैक्ट्स में देखते हैं। There exist some areas on Earth's surface where earthquake waves are not reported. These areas are called cytozone. पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ये भूकंपीय तरंगों को नहीं महसूस किया जाता है, मतलब जो हमारे जो सीस्मोग्राफ है वो भी महसूस नहीं करता है। ऐसी जो क्षेत्र हैं इनको साइडोजोन कहते हैं। अब सीस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री एंगल के फोकस से 105 डिग्री एंगल के मध्य में जितने भी सीस्मोग्राफ होंगे उन सब में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की वेव्स रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन जो बियॉन्ड 145 डिग्री होंगे ऑन बोथ साइड विल रिसीव ओनली पी वेव्स, मतलब 105 से और उसके बाद 145 के बाद 105 से 145 पी वेव्स का साइडोजोन बन जाएगा और 145 के बाद दोबारा जो है पी वेव्स रिसीव होंगी थोड़े टाइम लैग के साथ। क्यों? क्योंकि लिक्विड में उनकी गति कम हो जाती है। A region between 105 to 145 डिग्री इज साइडोजोन फॉर P and S, दोनों के लिए साइडोजोन हो जाएगा। मैंने आपको दोनों बना के अभी दिखाया था। और 105 डिग्री के बाद जो एक केवल S वेव्स जो है रिसीव विल नॉट रिसीव, मतलब 105 डिग्री के बाद जो S वेव्स है सेकेंडरी वेव्स वो नहीं रिसीव होंगी, इसलिए दोनों तरफ 105 डिग्री के बाद जितना भी एरिया होगा वो S वेव्स का साइडोजोन होगा। इसी प्रकार जो 105 डिग्री से 145 के मध्य जो एरिया पड़ेगा वो हमारा पी वेव्स के लिए साइडोजोन बन जाएगा और ये पृथ्वी पर एक बैंड के समान होगा, एक पट्टी के समान होगा। एस वेव्स का जो साइडोजोन है वो पी वेव्स के साइडोजोन से ज्यादा बड़ा है। अब आइए देखते हैं कि पूरे विश्व में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो ये अर्थ का जो मैप है हमारा, इसमें ये देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ये हमारा एशिया का हिस्सा है, इधर चीन, जापान, रूस। उसके अलावा देखिए इधर भी हमारा ये एशिया पड़ेगा, ये भारत है, और ये देखिए ये भी एशिया है। फिर हमारा ये हिस्सा यूरोप वाला है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जो इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है वो आप इस पट्टी को देखेंगे। ये जो ये पट्टी आप देख रहे हो ये है पैसिफिक सी, अर्थात प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के चारों तरफ जितने भी देश हैं इनको हम कहते हैं पैसिफिक रिम। और जो विश्व के जो 70% भूकंप हैं वो पैसिफिक रिम पे ही आते हैं। ये अमेरिका की तरफ ये देखिए है, फिर इधर रूस, चाइना, जापान, इंडोनेशिया और ये जो देश हैं मलेशिया, इधर ये 70% भूकंप यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये हमारा प्यारा भारत देश है जहां हम रहते हैं।
और ये यहाँ मेडिटेरियन सी से शुरू होता है, जो अल्पाइन जो माउंटेन है वहां से लेके हिमालय तक जो ये बेल्ट है, यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होता है वहां पर जो है सबसे ज्यादा 20% भूकंप ये मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट पे जो है अब महसूस किए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा भूकंप महसूस किए जाते हैं वो महसूस किए जाते हैं जो ये मिड अटलांटिक रिज है। इसके बारे में जब हम आपको जल मंडल मतलब पढ़ाएंगे तब हम आपको बारे में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे कि जो हमारा अटलांटिक सागर है इसमें एक एस आकार का एक पहाड़ है पानी के नीचे, इसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। रिज मतलब उठा हुआ पोर्शन और मिड अटलांटिक मतलब कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच आप देख रहे हैं। ये तो 10% जो भूकंप है वो यहाँ पे महसूस किए जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान इस जगह पे नहीं होता है। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक ऑन अर्थ। 70% हमने आपको बताया अर्थक्वेक कहाँ होते हैं, पैसिफिक रिंग पे, और इसको इस पूरे रिंग को कहते हैं सरकम पैसिफिक, मतलब जो प्रशांत महासागर है उसका जो सरकमफ्रेंस है वहां पे 70% भूकंप आते हैं। और उसके बाद मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट अर्थात भूमध्य सागर और हिमालय की जो बेल्ट है वहां से लेकर हिमालय तक 20% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। भारत भी इन्हीं प्रकार के भूकंपों से प्रभावित रहता है। और 10% जो भूकंप है वो मिड अटलांटिक रिज में आते हैं। ये जो मिड अटलांटिक रिज के भूकंप है ये मनुष्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में ज्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भारत में भूकंप आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमने जो है पूरे भारत को जो है 5 भागों में डिवाइड किया है। इसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो जोन 1 में तो कोई है ही नहीं भारत में, और जोन 2 में जहां लो रिस्क जोन है मतलब बहुत कम संभावना है भूकंप आने की, तो वो ये देखिए ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, केंद्रीय उच्च भूमि है, प्लस हमारा ये जो हमारा डेक्कन का प्लेटू है इस पोर्शन में, यहाँ पे हमारा सबसे कम संभावना है भूकंप की। और ये जो हमारा ईस्टर्न प्लेटू है यहाँ भी बहुत कम संभावना है। अब उसके बाद जो जोन 3 है मॉडरेट रिस्क जोन, इंटेंसिटी 7 की, तो वो ये पोर्शन है। ये देखिए आप जो ये विंध्याचल और सतपुड़ा वाली रेंज है, इसके अलावा जो ये हमारा राजस्थान के प्लेन है, पंजाब हरियाणा प्लेन है, गंगा के मैदान है, लोअर गंगा के मैदान तक जो है ये हमारा, इसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं, गुजरात जो ये हमारा थार का मरुस्थल है, ये सब हमारा जोन 3 में आता है। अब जोन 4 हम लोग देखते हैं। हमारा जो जोन 4 है वो हमारा जितना भी ये पहाड़ी क्षेत्र है इसका जो अधिकांश भाग है, ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, हिमाद्री की पहाड़ियां हैं, ये सब जो है हमारा जोन 4 में आता है। जितना भी जो काराकोरम रेंज है और जास्कर रेंज है, ये सब जो है लद्दाख, ये सब जो है जोन 4 में आता है। और कुछ कुछ पैचेस जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है ये हमारा जोन 5 में आता है। इसके अलावा कुछ पोर्शन हमारा ये जो उत्तराखंड का, इसके अलावा ये हमारा कुछ पोर्शन हिमाचल और जम्मू कश्मीर का, ये सब जो है, और इसके अलावा ये जो गुजरात का कुछ पोर्शन है यहाँ पे हमारा ये जोन 5 में आता है। तो इन जगहों पर भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना है। न केवल ज्यादा संभावना है बल्कि जो भूकंप आएंगे वो अधिक तीव्रता के भी होंगे। तो मित्रों ये जो हमने भूकंप, ये भारत में भूकंप की स्थिति देखी, इससे लाभ ये होगा कि जब हम अपना कोई कार्यक्रम बनाएंगे, सरकार अपनी योजनाएं बनाएगी तो वहां पे स्ट्रक्चर्स को ज्यादा मजबूत बनाएगी। लोग जब वहां घर बनाएंगे तो भूकंप रोधी बनाएंगे। ये लाभ होता है। और ये कैसे निकाला गया है, ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहां पे जो भूगर्भिक क्रियाएं हो रही हैं, प्लस जो हमारा पुराना इतिहास है जहां पे ज्यादा भूकंप आते हैं, उसको हमने जोन 5 में रखा है। तो मित्रों ये जो भूकंपीय तरंगों पे हमारा जो पूरा लेक्चर था वो बस इतना ही था।
मैंने आपको जो भूकंप और भूकंपीय तरंगे हैं ये 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ाया, जिससे कि पूरा अच्छे से कवर हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।